बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम क्लास हमने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, उसको हमने डिफ़ाइन किया था और देन हमने उसके बाद क्राइटेरिया पढ़ा था, फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया, हाउ वी कैन चेक द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आइदर this probability function, a probability distribution function, is a sufficient statistics or not. Then we have to check the factorization criteria, which is named after the Fisher-Neyman. और क्लास उस क्राइटेरिया के अंदर हम क्या करते थे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाते हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्म में मीन u और v की फॉर्म में जब बना दिया हमने, तो u और v जो फंक्शन होंगे उनमें से वन ऑफ देम इज डिपेंड ऑन थीटा, दैट इज द पेरीमीटर, एंड अदर function that is v does not depend on theta. If v depends on theta, then u does not depend on theta. The mean one function u or v compulsory depends on theta and other does not depends on theta. If we can make the probability function in this form, in this two function, then we can say this is a sufficient statistics for that perimeter. नेक्स्ट क्लास फिर हमने जो है वो एग्जाम्पल की थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि how we can apply the probability function on the Poisson distribution. Now today we discuss the uniform distribution on for the sufficient statistics या for the sufficient estimator for theta. So let small x1, small x2 up to so on small xn be the random sample from a uniform distribution on 0 से theta closed interval, where the values of the perimeter theta is unknown. Let small t of x which is equal to maximum of this. कि क्लास हमने जो स्मॉल टी ऑफ एक्स लेना है वो बेसिकली होगा कैसा, पहली बात क्लास कि हमारे पास जो रैंडम सैंपल थे बेटा, जो स्मॉल x1, स्मॉल x2 अप टू सो ऑन, उनमें से जब उन रैंडम सैंपल्स को हम एस्टिमेटर के अंदर पुट करते हैं तो वहां से जो आंसर मैक्सिमम आता है वो हमारे पास स्मॉल टी ऑफ एक्स बनेगा. देन शो डैट थीटा हेड, या फिर इसको टी बोलते हैं, कैपिटल टी. क्लास मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि कैपिटल टी जो होता है वो एस्टिमेटर के तौर पर हम यूज करते हैं, और इससे पहले हमने शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में किया तो वहां पे बेटा हमने थीटा हेड लिखा था, नोटेशन जो एस्टिमेटर के तौर पर यूज की थी. तो क्लास दिस इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा और सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा. दिस इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा. क्लास यहाँ पे जो x1 है, x2 है, अप टू सोन xn है, ये रैंडम सैंपल्स हैं. क्लास ये वैल्यू रैंडम सैंपल की जब हम पुट करते हैं अपने एस्टिमेटर के अंदर, तो क्लास उसमें से जो आंसर मैक्सिमम आता है तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे एस्टिमेटर बोला हुआ है. बेसिकली क्लास यहाँ पे अब पुट किसके अंदर करना है बेटा, ये जर्नल हमारे पास जो टी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो फंक्शन, जो भी हमारे पास डिफाइन चीज होगी वहां पे
उसके रिस्पेक्ट हमने बात करनी होती है कि मीन क्लास अगर मैं बात कहता हूं कि यहां पे अगर मैं x1 पुट करता हूं इस जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो देन उसका रिजल्ट देखते हैं जब x2 पुट करते हैं, तो देन इसका रिजल्ट देखते हैं जब x3 पुट करते हैं, देन इसका रिजल्ट देखते हैं अप टू सोन xn जब हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो देन क्लास इसका रिजल्ट देखते हैं। तो क्लास हमने देखना है कि हमारे पास जो आंसर मैक्सिमम यहां से आएगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जिस वैल्यू को पुट करने से आंसर इसका मैक्सिमम आएगा, तो क्लास वो हमारे पास एज अ थीटा हेड और कैपिटल टी यूज होगा। बी केप्ट इन माइंड। नाउ वी स्टार्ट एंड चेक के आइदर दिस मैक्स इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करना है। बेटा ये आपको अगर वैसे प्रॉब्लम में आपको आए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बता दे, तो आपको तब भी ज़बानी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म के लिए ये होती है 0 से थीटा तक 1/θ होती है, अदरवाइज 0 होती है। अगर ना डिफाइन हो तो देन आपको याद होनी चाहिए, और अगर डिफाइन हो तो तब भी इट्स ओके, क्योंकि ये वेल नॉन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इससे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसको आपको वेल नोन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है अब क्लास हमने इसको हमारा जो क्राइटेरिया है जो अप्लाई करने का, वो सिंपली ये था सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए कि हमने फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया यूज करना है। हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाना है, टू फंक्शन u एंड v की फॉर्म में बनाना है, इन विच u one of them is depends on theta and other does not depend on theta। तो क्लास क्योंकि मेरे पास यहाँ पे nth के लिए था, तो हमारे पास n सैंपल्स थे 1 से n तक। तो क्लास में यहाँ पे अब जॉइंट लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर वहां पे n ना होता तो देन जॉइंट ना लिखता। तो क्लास ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वो क्लास अब देखें, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बेटा अगर यहाँ पे 1 लिखता हूं तो यहाँ पे थीटा की पावर 1 आएगी। जब यहाँ 2 लिखता हूं तो इसकी होल की पावर 2 आएगी। जब 3 लिखता हूं तो यहाँ पे 3 आएगी। अब टू जब n लिखता हूं तो ये n आएगी। तो मीन कहने का कि जब मैं वैल्यूज 1 2 3 x1 x2 x3 पुट करता हूं, अप टू n तक पुट करता हूं, तो बेटा ये हमारे पास क्या बनेगा 1/θ का स्क्वायर 1/θ का क्यूब अप टू 1/θ का n। देन बेटा जब ये सभी मल्टीप्लाई होंगे 1/θ इंटू 1/θ की पावर 1 इंटू 1/θ की पावर 2 अप टू सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्लस अब इंटू प्लस ने इंटू 1/θ की पावर n। तो क्लास जब इनको हम बेसिस से पावरें ऐड करेंगे तो हमारे पास आपको पता है कि ये थीटा की पावर n बन जाएगी 0 से थीटा तक जो x की वैल्यू होगी। अब क्लास हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जब xi की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब जब xi 0 से छोटा होगा, ये तो है 0 से लेकर थीटा तक ये आंसर आता है। मैं पहले बात करता हूं कि xi जब 0 से छोटा होगा, तो बेटा इसमें क्या होगा, जब 0 से छोटा होगा तो अदरवाइज में हमारे पास वो क्या था 0 था। मैंने इफ किया कि xi लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ i, देन हमारे पास ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो बेटा वो 0 होगा फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये याद रखिएगा, थीटा जो पेरीमीटर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, पेरीमीटर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। और सेकेंडली हमने यहाँ पे पहली चीज प्रूव की कि xi जब हम 0 से लेस देखेंगे तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हमारे पास बेटा 0 होगा। Therefore, it is only necessary to consider the factorization of the joint probability distribution function for xi greater than 0। अब क्लास यहाँ पे मैंने लेस देन के लिए तो चेक कर लिया कि जब xi लेस देन 0 था तो उसके लिए मेरे पास ये आ गई। अब मैं चेक कर रहा हूं कि xi जब ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा तो उस वक्त क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा मैं लेट करता हूं कि v t ऑफ थीटा के मैंने कहा कि बी डिफाइंड एज, कि उसमें मैं कैसे डिफाइन करता हूं बेटा। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे थीटा पेरीमीटर है और टी हमारे पास एस्टीमीटर है। तो अब क्लास यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूं कि मैंने कहा कि अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को यूज करते हुए
मैं इसको भी डिफाइन करूंगा अपने v ऑफ t ऑफ थीटा को, ठीक है। इफ मैं कहता हूं कि थीटा से t लेस देन है और इक्वल टू है, क्लास ये जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 निकालना चाहता हूं, क्योंकि लेस देन के लिए तो मेरे पास 0 आ गया क्योंकि वो अदरवाइज में था। अब मैं ग्रेटर के लिए देखना चाह रहा हूं, एक्स आई ग्रेटर देन 0, तो एक्स आई बेटा ग्रेटर देन जब 0 होगा तो मीन वो 0 से लेके अप टू 100 ऊपर तक होगा, आगे चलता जाएगा। तो उसके लिए बेटा हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बात की कि अब थीटा मैंने बाउंड्री रख ली, यहां पे भी बाउंड्री क्या थी, थीटा थी। मतलब कहने का कि थीटा से अब मैंने कह दिया कि लेस देन और इक्वल टू टी है, ठीक है। लेकिन अब जब थीटा से लेस देन और इक्वल टू टी है और वो 0 से बड़ा है, एक्स आई जो हम लेट कर रहे थे यहाँ पे वो 0 से तो बड़ा था लेकिन टी से छोटा है, ठीक है, थीटा से छोटा लिया मैंने। एक्स आई 0 से बड़ा, देखिए क्लास यहाँ पे एक्स आई 0 से बड़ा लेकिन वो जो थीटा से छोटा होगा टी जो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास 1 ओवर थीटा की पावर n ही होगी। और इसी तरह से अगर मैं t ग्रेटर देन लूं थीटा से, मतलब थीटा से बियॉन्ड ले लूं, आगे की तरफ ले लूं, तो उसके लिए बेटा वो अदरवाइज में 0 हो हमारे पास यहां पे वो आएगा, ठीक है, यहां पे हमारे पास वो 0 आएगा। ऑल्सो नोट दैट बेटा, अब यहां पे हमने डिफाइन कर लिया, ऑल्सो नोट दैट कि एक्स आई लेस देन और इक्वल टू थीटा, एक्स आई जब लेस देन और इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आई हमारे पास बेटा 1 2 3 अप टू 9 तक चलता है। इफ एंड ओनली इफ कि हमारे पास मैक्स ऑफ एक्स आई x1 x2 अप टू xn ये भी लेस देन और इक्वल टू थीटा होगा ना। देखें क्लास जरा यहाँ पे कि अगर मैं कह रहा हूं एक्स आई लेस देन और इक्वल टू थीटा है, देखें क्लास यहाँ पे अगर एक्स आई लेस देन और इक्वल टू थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे आई 1 से लेके n तक है, तो बेटा मुझे बताएं जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पुट होनी है 1 2 3 अप टू 1 वो भी लेस देन ही होगी, सारी वैल्यूज लेस देन होगी थीटा से, क्योंकि थीटा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है और उसकी पावर बढ़ती जाएगी, पहले 1 होगी फिर 2 होगी फिर 3 अप टू 1, मतलब जो मैं आगे जाता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 तक, तो बेटा ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बेटा इसमें फिर इन सभी वैल्यूज में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो भी छोटी होगी थीटा हेड से और थीटा से। देयरफॉर के फॉर एक्स आई ग्रेटर देन 0 वी कैन राइट, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्स आई ग्रेटर देन 0 के लिए जब हम देखते हैं यहाँ पे लेस देन के लिए तो हम बात कर चुके हैं, अब मैं ग्रेटर के लिए जब बात करता हूं तो वी कैन राइट एज के एफ ऑफ एन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज कि हमारे पास ये चीज बनेगी कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास वी टी ऑफ थीटा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो इसका रिजल्ट होगा, मतलब क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमने निकाला है बेटा एक्स आई लेस देन के लिए, वो हमारे पास 0 आ चुका है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यहाँ पे जो मैंने जो दूसरा निकाला है एक्स आई ग्रेटर देन 0 के लिए, तो उसके लिए मैंने ये डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद उसको चेक किया, तो देन मुझे पता चल गया वहां से कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास वो यही बनेगा जो ये हमने डिफाइन किया था। इसको बेटा नेम इक्वेशन नंबर 1 का दे दिया यहाँ पे। अब मेरे पास दो चीजें बन गई, एक मैंने एक्स आई लेस देन 0 के लिए ले लिया और एक मैंने एक्स आई लेस ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए मैंने यहां से देख लिया। अब क्लास अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लेट करते हैं, यहाँ पे अब हम लेट करते हैं बेटा कि हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास u ऑफ x को हमने इक्वल टू 1 लेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो इक्वल होता है u इंटू वी, ठीक है। तो अब बेटा u वाला फंक्शन तो डिपेंड, अगर हम डेफिनेशन को अगर रिमाइंड करें प्रीवियस लेक्चर में आप देखें बेटा, तो u वाला फंक्शन जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता था, v वाला डिपेंड करता था, ठीक है। मतलब जो डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर तो उसको हमने v का नेम दे दिया और जो डिपेंड नहीं करेगा उसको u का नेम दे दिया। ये बेटा जस्ट नोटेशंस है हमारी अपने के लिए कि हमने यहाँ पे देखना है जो प्रोडक्ट में यहाँ पे चीज आ रही है उनमें से एक डिपेंड थीटा पे करना चाहिए, दूसरा डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो u को थीटा पे डिपेंड करवा दो, v को ना डिपेंड करवाओ, मतलब कहने का कि हमने देखना है कि अब नोटेशन है, जस्ट नोटेशन है, फंक्शन आप u इसको नेम दे दो, v इसको दे दो, लेकिन
जो डिपेंड करेगा, एक हमारे पास डिपेंड करना चाहिए, दूसरा डिपेंड नहीं करना चाहिए, सिंपली ये कहना है। तो बेटा u ऑफ x इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, ये हमने लेट किया, तो मैंने यहाँ पे कह दिया u मेरे पास 1 के इक्वल है से, और v हमारे पास अभी हम जो निकाल के हटे हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट इज v डिपेंड्स ऑन थीटा बट u डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। तो देयरफॉर t मैक्स जो होगा बेटा यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लिख लें, ये बेसिकली जो ग्रोथ ने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो मैं भी कैपिटल में पहले लिख दिया था, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए मैंने नोटेशंस को चेंज कर रहा हूँ कि आपने बेटा जब हम पॉपुलेशन के लिए बात करेंगे सिंपली तो अपने कैपिटल देखना है, जब सैंपल के लिए होगा तो उसमें स्मॉल देखना है। तो हम यहाँ पे सैंपल के लिए देख रहे थे तो उसमें स्मॉल मैंने लिख दिया। तो टी मैक्स हमारे पास जो होगा वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द थीटा होगा। नेक्स्ट क्लास एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें सिंपली जो है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कि लेट x1 x2 अप टू सोन xn, ठीक है। यहाँ पे भी बी अ रैंडम सैंपल, अब रैंडम सैंपल कह दिया तो दिस मीन मैं इसको फिर स्मॉल x कर देता हूं। अगर मैं कहता हूं फॉर्म अ रैंडम सैंपल, मतलब फॉर्म मतलब रैंडम सैंपल कि हमारे पास ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से सैंपल आगे बनता है, तो उसमें क्लास फिर हम कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कह दिया कि डायरेक्ट हम सैंपल हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन म्यू एंड वेरिएंस 1 इसमें लेना है। शो डैट के x बार हमारे पास वो ये चीज है, द मीन ऑफ द सैंपल इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द पेरीमीटर म्यू, दैट इज f ऑफ x कॉमा म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट e रेज़ पावर दिस। तो क्लास इसमें आपने बताना ये है कि ये जो x बार है, जो मीन है सैंपल का, इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द पेरीमीटर म्यू। ये बेटा हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है। तो क्लास ये प्रॉब्लम जो है आपने खुद करना है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्लास ये प्रॉब्लम अगर आप देखो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक पे, तो वहां पे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2, तो वहां बेटा पेज नंबर 91 पे ये जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है। पहले आपने खुद ट्राई करना है, जिस तरह मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स करवाई हैं डिफरेंट वे से, तो आपने इसको भी ट्राई करना है फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया को यूज करते हुए, ठीक है। तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है, वहां पे भी उसने फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया को यूज करते हुए ही सॉल्व की हुई है। तो नेक्स्ट क्लास टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने जो पढ़ा था सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स था, अब है जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। बेटा जस्ट डिफरेंस ये होगा कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स और जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में, तो बेटा आपको पता है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास जो था वहां पे सिंपल एक प्रोबेबिलिटी सिस्टम फंक्शन था और हम वहां पे उसको अप्लाई करते थे। अगर हमारे पास वहां पे n हो जाती थी तो हम उसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करते हुए हम करते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ड है जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कि हमारे पास वहां पे जो एक स्टैटिस्टिक्स थी, जो हमारे पास प्रीवियस जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने किए उसमें एक स्टैटिस्टिक्स होती थी, उस एक स्टैटिस्टिक्स के अंडर हमारे पास n सैंपल होते थे, n सैंपल्स, ठीक है, एक जो स्टैटिस्टिक्स थी। इसी तरह अब यहां पे जो स्टैटिस्टिक्स होंगी बेटा वो यहां पे एक के लिए n होंगे, फिर इसी तरह 2 के लिए n होंगे आगे, इसी तरह 3 के लिए आगे n सैंपल्स होंगे। मीन अब जो हमारे पास अभी जो प्रॉब्लम किया है उसमें एक के लिए n सैंपल्स, 2 के लिए आगे n सैंपल, 3 के लिए ऐसे n सैंपल, अप टू सॉन चलते जाएंगे, ठीक है बेटा। जस्ट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो वर्ड ही हमें बता रहा है कि हमने प्रॉब्लम को कैसे देखना है। बेटा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, उसमें बेटा एक हमारे पास जो है वो जो प्रॉब्लम होता था उसके अंदर हमारे पास सैंपल जो होते थे वो n सैंपल्स होते थे, जो अंडर कंसिडरेशन होता था उसमें n सैंपल होते थे, उसको यूज करते हुए हम फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास एक यहाँ पे नहीं होगा n सैंपल, जो हमारे पास वो यहाँ पे ही n होंगे ये ऊपर, ठीक है, और हर के लिए n होंगे या जितने भी होंगे वो डिफाइन होंगे। तो क्लास उसको हम यूज करते हुए मतलब इन सभी को इकट्ठा करेंगे और उसको बोलते हैं जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहां देखें बेटा, सपोज दैट फॉर ईच थीटा इज अ पेरीमीटर एंड पॉसिबल वैल्यू t1 t2 अप टू tk ऑफ कैपिटल T1 T2 कैपिटल अप टू सोन कैपिटल tk। वहां पे बेटा हमारे पास एक t कैपिटल होता था,
यहां पे वही बात कि हमारे पास यहां पे कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल 3 अप टू सॉन कैपिटल Tk। अब इनके अंदर अकेले के अंदर हमारे पास n होंगे, इसके अंदर भी n सैंपल्स होंगे, इसके अंदर भी n सैंपल्स होंगे। तो इन सभी को हमने जो मिलाया वो जॉइंट होगा, ठीक है। द कंडीशनल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल x1 स्मॉल x2 अप टू सॉन स्मॉल xn। अच्छा क्लास, अब यहां पे आप जो है वो अपनी आसानी के लिए इसको कैपिटल ही कह लें, स्मॉल भी कह सकते हैं, मैंने भी स्मॉल किया था इसको, आप कैपिटल कह लें ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने जो यहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है वो सभी के लिए इकट्ठी देखनी है, ठीक है। तो अब इसको कैपिटल ही यहाँ पे कह लें ताकि आपको वरी ना हो अब यहाँ पे, ठीक है। कि हमारे पास ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गिवन हमारे पास के वो कैपिटल T1 कैपिटल T2 अप टू सॉन कैपिटल Tk वो इक्वल टू होगा इसके डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। कि मीन वहां पे हमने बात की थी कि सिंगल वैल्यू जो T की थी, जो एस्टिमेटर की थी, जिसे थीटा हेड बोला था, अगर मैं इस सेंस में बात करूं थीटा हेड 1, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा हेड 1 कॉमा थीटा हेड 2। अगर मैं एस्टिमेटर की बात करता हूं तो थीटा हेड k। तो बेटा वहां पे हमने बात की थी कि एक जो था वो डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, पेरीमीटर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहां पे हमने बात की है कि n जो हमारे पास k हमारे पास जो यहां पे एस्टिमेटर है वो डिपेंड नहीं करते थीटा के ऊपर, देन दिस आर कॉल्ड द जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। बेटा जस्ट डेफिनेशन वैसे ही आपने डिफाइन करना है जिस तरह आपने सिंगल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स को किया, बट यहां पे हमारे पास वो जो एस्टिमेटर होंगे वो k होंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया होगा जॉइंटली के लिए भी, जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो बेटा उसमें हम बात करते हैं कि लेट स्मॉल t1 स्मॉल t2 अप टू सॉन स्मॉल tk बी द फंक्शन ऑफ n रियल वेरिएबल्स द स्टैटिस्टिक्स ti। यहां पे बेटा कैपिटल ही कहें क्योंकि अभी हम ऊपर डिफाइन करके हटे हैं कि हमने कैपिटल x ही बोलना है क्योंकि हमने जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। बेटा यहां पे पहले हमने ये फंक्शन हमारे पास है, ये t जो है हमारे पास फंक्शन है, सारी बात है ये फंक्शन इसको बोलते थे हम यहां पे भी, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन है n रियल वेरिएबल्स का, जो स्टैटिस्टिक्स होगा i1 से लेके k तक है, और जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ के जो हमारे पास यहाँ पे n है, तो मीन हमारे पास जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये बेटा a के लिए शो कर रहा है, कैन बी फैक्टराइज एज फॉलो फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग करता है Rn से एंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग करता है ओमेगा से। तो उसके लिए बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सिंपली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि हमारे पास f ऑफ n x डिवाइड्स थीटा। बेटा ये जो चीज हमारे पास यहाँ पे जो जिसको हम वहां पे बोलते थे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वो एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए होती थी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेटा वहां पे एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए हम डिफाइन करते थे, तो उसमें u ऑफ x इंटू वी ऑफ t कॉमा थीटा हम लिखते थे, सिंपली क्योंकि वहां पे हमारे पास ऊपर एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता था। अब यहां पे क्योंकि हमारे पास जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, मतलब ऊपर हमारे पास ये जो t1 हमारे पास एक फंक्शन है जिसका पेरीमीटर हमारे पास एस्टिमेटर हमारे पास कैपिटल T1 है, इसी तरह अप टू सॉन इसका एस्टिमेटर कैपिटल T ऑफ x है, ठीक है। तो अब क्लास यहां पे हम फिर उसको क्या लिखेंगे कि हमने जो है वो इसको सभी को इकट्ठा कर दिया क्योंकि हमने जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बात करनी है, ठीक है। तो जॉइंटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सभी जो है वो डिपेंड करेंगे थीटा के ऊपर और ये डिपेंड नहीं करेंगे थीटा के ऊपर। अब क्लास यहां पे मैंने जो है वो स्मॉल x लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा यहां पे जो स्मॉल x है ये कैपिटल x जो था T1, इसका हमने इसके एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ये तो हमारे पास बड़ा था ना, तो इसके एलिमेंट्स के लिए T1 आ जाएगा, ठीक है, और वो स्मॉल x यहां पे हमने यूज किया। इसी तरह इस कैपिटल के लिए हमने यहां पे स्मॉल x यूज किया, ठीक है। तो इससे बरी नहीं होना कि हमारे पास ये बेसिकली
ये हमारे पास पूरा एक सेट था, उसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल एक्स के तौर पर यूज होंगे, तो उनके लिए हमने ऐसे लिखा। तो हेयर यू एंड वी आर नॉन नेगेटिव, द यू मे डिपेंड्स ऑन एक्स बट डज नॉट ऑन थीटा, बट वी डिपेंड्स ऑन थीटा एंड टी। ये बेटा हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। जस्ट बेटा आपने इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो प्रीवियस टॉपिक था सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स वाला, उसमें बेटा हमारे पास जो एस्टिमेटर था वो एक होता था। एक एस्टिमेटर के लिए जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था तो वहां पे एक ही आता था, टी ऑफ एक्स कॉमा थीटा। अब यहाँ पे जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है तो हमारे पास यहाँ पे एस्टिमेटर के होंगे, तो वो के एस्टिमेटर और साथ थीटा आ जाएगा, तो वो उसके लिए जॉइंटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरह लिखेंगे। बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे नोटेशन से बेटा वरी नहीं होना, नोटेशन जस्ट यहाँ पे कैपिटल मैंने पहले डिनोट की हुई है जॉइंटली के लिए, फिर उसके जब एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए स्मॉल यूज की हुई है, और वहां पे क्योंकि डायरेक्टली ही हम स्मॉल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्टली फिर मैंने स्मॉल एक्स ही यूज कर दिया। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास अब इसका प्रॉब्लम है जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का। बेटा एग्जांपल है इसकी, जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द पेरीमीटर्स ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल करवाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो था सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए। अब यहां पे जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एग्जांपल है वो जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या होगी। तो बेटा ये आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक है, मॉरिस एच डोग्रोट, 4th एडिशन है इसका, 450 पेज है, वहां पे ये एग्जांपल लिखी हुई है। जस्ट आपने जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स करवाई हैं सिंपल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आपने वैसे ही करनी है। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है जो मिनिमल स्टैटिस्टिक्स का आता है, लेकिन मिनिमल स्टैटिस्टिक्स को पे जाने से पहले बेटा मैं यहां पे आपको कुछ बता देता हूं। ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक जो है वो उसकी सब में एक डेफिनेशन आती है ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स। बेटा बहुत आसान है। ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सपोज हम बात करते हैं डेट कैपिटल X1 कैपिटल X2 अप टू सोन कैपिटल Xn फॉर्म अ रैंडम सैंपल। अब क्लास देखें यहां पे वो कह रहा है कि ये हमारे पास बेसिकली पॉपुलेशन है जो कि बनाती है फॉर्म अ रैंडम सैंपल, जो कि रैंडम सैंपल बनाती है, तो मीन ये पॉपुलेशन के लिए कैपिटल X ही यूज होगा, ठीक है। और अगर ये फॉर्म ना लिखा होता, डायरेक्ट हम सैंपल में लिखते तो फिर स्मॉल x में आ जाना था। फ्रॉम सम डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है, मे बी वो जॉइंटली मे बी वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, मे बी वो जो है वो यूनिफॉर्म है, मे बी जो है वो वहां पे पॉइजन है या कोई भी है, ठीक है। लेट हम यहां पे बात करते हैं कि y1, लेट y1 डिनोट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ रैंडम सैंपल, कि हमारे पास जो यहां पे जो पॉपुलेशन है जिससे हम मतलब ये हमारे पास पॉपुलेशन थी, इससे हमने सैंपल लिए, n सैंपल ले लिए जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं लिख रहे, हमने पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि लेट y1 डिनोट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रैंडम सैंपल, कि जो इनसे सैंपल लेते हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको मैं y1 का नाम दे देता हूं। लेट उसके बाद जो उसी सैंपल के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, जो उससे नेक्स्ट छोटी मतलब उससे जो बड़ी वैल्यू होगी, मतलब नेक्स्ट सबसे छोटी वैल्यू पहली बात है, फिर उससे बड़ी वैल्यू नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू y2, तो वो बेटा उसके लिए हम जो है वो डिनोट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रैंडम सैंपल, उसके लिए y2। लेट y3 नेक्स्ट थर्ड वैल्यू स्मॉलेस्ट इन द रैंडम सैंपल एंड सो ऑन। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि yn डिनोट द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सैंपल। सारी बात है क्लास कि y1 अगर जो है वो सबसे छोटी वैल्यू थी, y2 उससे बड़ी वैल्यू, y3 उससे बड़ी वैल्यू रैंडम सैंपल के अंदर, और इसी तरह जो है वो yn सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सैंपल के अंदर। ये सैंपल हमने बेटा यहाँ पे जर्नल कहा हुआ है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में से सैंपल लेने, और जो वो सैंपल होंगे उनकी बात आगे कर रहे हैं कि उन सैंपल में सबसे छोटी वैल्यू y1, उससे बड़ी वैल्यू y2, उससे बड़ी वैल्यू y3 अप टू सोन सबसे बड़ी वैल्यू yn एंड yn-1, क्योंकि ये पीछे है इसे नोट द नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, इससे हमारे पास नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट का मीनिंग आपने ये नहीं समझना कि वो आगे की तरफ बात कर रहे हैं, ये नोटेशन बेटा ये पीछे की तरफ नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि yn-1 इससे पीछे वाली वैल्यू, तो वो वैल्यू होगी। द रैंडम वेरिएबल्स y1, y2 अप टू सोन yn-1 एंड yn आर कॉल्ड द ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, y1 लेस देन और इक्वल टू y2 लेस देन और इक्वल टू अप टू सोन
yn-1 एंड लेस देन और इक्वल टू yn। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स होगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास उसका थ्योरम है ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ordered statistics are sufficient in the random sample. Let x1 x2 up to so on xn form a random sample from a distribution for which the probability distribution function or probability function is this, then the ordered statistics this are jointly sufficient statistics for theta। तो क्लास यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स होता क्या। तो अब बेटा यहाँ पे जो ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है वो बेटा ये चीज हमारे पास जो है वो जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम है। तो ये प्रूफ बेटा इसका लिखा हुआ है 452 पेज पे मॉरिस HD डेग्रोड की बुक पे। तो ये आपने ये खुद करना है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने प्रीवियस आपको प्रूफ करवाए हैं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। एनी क्वेश्चन यू विल लाइक टू आस्क प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।